वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वजाद खान और आप देख रहे हैं चैनल प्रोफेशनल एडू हब। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग आज जीएसटीआर रिटर्न दोबारा सीखेंगे एक नए फॉर्म के साथ। ठीक है, मतलब नया फॉर्म हमने लास्ट वीडियो में जीएसटीआर 1 पढ़ी थी आउटवर्ड सप्लाईज के लिए। ठीक है, और डिटेल में बात करी थी, 2 वीडियो बनी हुई है। जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछले वीडियोस का लिंक डाल दूंगा जीएसटी का, आप उसको जरूर देखें और सीखें और घर बैठे बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं। या आपका अपना बिजनेस हो तो आप अपने बिजनेस में उसके थ्रू यूज कर सकते हैं, अपने आप ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आपको कोई सीए हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम एक और रिटर्न जो है जो फाइल होती है मंथली बेस पे, जैसे मैंने आपको बताया जीएसटीआर 1 2 बेस पे होती है, मंथली और क्वार्टरली। ऐसे ही ये जो 3B आज हम जो फाइल करेंगे वो होगी आपकी मंथली रिटर्न। ठीक है, और ये किस पर्पस के लिए होती है? आउटवर्ड और इनवर्ड, मतलब कि आपने कितना सामान बेचा और आपने कितना सामान खरीदा और रिमेनिंग आप जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे वो। मतलब कि यहाँ पे 2 चीजें होंगी, रिटर्न विद पेमेंट, और हम पूरा प्रोसेस एंड तक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल सुन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आउटवर्ड और इनवर्ड का मतलब क्या है। जैसे मान लो आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और मैं से रैंडम 20 रुपए आपने उसके ऊपर टैक्स दिया। ठीक है, 100 रुपए का सामान खरीदा, 20 रुपए टैक्स दिया, टोटल आपने दे दिया सामने वाले को 120 रुपए। ये आपकी होगी परचेज। ठीक, अब आपने उस सामान के ऊपर प्रॉफिट जोड़ा, मान लो 50 रुपए जोड़ दिए, तो 150 का सामान बेचा और आपने 30 रुपए सामने वाले से टैक्स ले लिया 30 रुपए का। ठीक है, तो आपने 180 रुपए सामने से ले लिए। तो भाई नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट ने बोला है आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, सामान बेचोगे, टैक्स जो लोगे तो टैक्स वो गवर्नमेंट का है, आपको पे करना है। तो वो जो 30 रुपए आपने लिए वो गवर्नमेंट के हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि आप पूरे 30 रुपए मुझे मत देना। क्यों? क्योंकि आपने जब इसी सामान को खरीदा तो आपने टैक्स ऑलरेडी क्या कर दिया, 20 रुपए दे चुके हो। तो गवर्नमेंट ने बोला आपको क्या करना पड़ेगा, जो 30 रुपए आपने सामने वाले से लिए और जो 20 रुपए आपने सामने वाले को दिए जब परचेज करी थी, उसका एडजस्ट करके 10 रुपए मुझे सीधा सीधा पे कर देना। तो ये सारी एडजस्टमेंट वगैरह इसी में ही होगी 3B रिटर्न में। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये मेरे क्लाइंट है जिसका मैं अकाउंट संभालता हूँ, तो मैं इसको एक बार लॉगिन कर लेता हूं। कैप्चा, ये हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब हम जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पे। थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक चीजें आएंगी और मुझे मार्च महीने की भरनी, तो मैंने यहां से मंथ मार्च ही सेलेक्ट कर रखा है, सर्च और 1 पे क्लिक कर दिया। उस शिट हम लोग मार्च महीना सर्च करेंगे और मंथली रिटर्न पे जाएंगे 3B पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बातें होंगी, वो वही जो सामने जो भी आया वो बोलता है कि ये बातें पढ़ के तब आप आगे प्रोसीड करना। पहला, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? क्या इस महीने आपकी नो परचेज नो सेल, मतलब कोई बिजनेस नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे जैसे इसको यस करोगे तो देखो सारे पॉइंट डिस हाईलाइट हो गए। मतलब कि ये पॉइंट अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये देखो, क्योंकि आपको कुछ काम ही नहीं हुआ तो आगे कुछ करना ही नहीं। तो आप प्रोसीड करोगे तो नील रिटर्न फाइल हो जाएगी, तो मेरे यहाँ पे नील रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको करूंगा नो। अब यहाँ पढ़ते हैं, हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस? क्या आपने कोई सी सप्लाई करी है जो गुड्स एंड सर्विस की, जिसमें इंक्लूड होता है नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, नॉन जीएसटी, और रिसीव्ड एनी सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज? तो देखो ध्यान से, बोला कि आपने कोई भी सप्लाई करी है जो नील रेटेड हो, एग्जेम्प्ट भी हो, नॉन जीएसटी, मतलब भाई जिस पे टैक्स लगा वो तो करना ही करना है, लेकिन क्या उसमें ऐसी भी है जिसमें नील रेट हो, एग्जेम्प्ट हो या नॉन जीएसटी हो? तो ये वाली भी इसी में ही आएंगी। प्लस क्या आपने कोई सप्लाई रिसीव करी? अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेड का मतलब है सप्लाई की गई होगी, लेकिन एक रिवर्स चार्ज का पॉइंट है सेक्शन 9(3) में, वहां पे बोला गया है कि अगर कोई रिवर्स चार्ज का मतलब बता रहा हूं मैं, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि मैं एज एन परचेजर, मैं एज एन क्या हूं, परचेजर हूं, और मैंने वो सामान खरीदा या मैंने वो सर्विस खरीदी और मुझे उसी पे टैक्स देना है। तो कुछ ऐसे लिस्ट है गुड्स और सर्विस की जहां पे सेलर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, परचेजर देगा। वरना नॉर्मल तौर पे आप अगर पिज्जा खाने गए हो, आपने दिया पिज्जा हट में टैक्स और उसका पिज्जे का अमाउंट, लेकिन पिज्जा गवर्नमेंट को देगा क्या, वो टैक्स का अमाउंट। ठीक है, वो सेलर था इसलिए उसने दिया, लेकिन यहाँ पे एज एन परचेजर मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। तो सेक्शन 9(3) में कुछ ऐसे गुड्स हैं, कुछ ऐसे सर्विस हैं जो वहां पे कवर्ड है, जहां पे परचेजर मतलब रिसीवर
क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो क्या आपने कोई ऐसी सप्लाई करी है वो, ठीक है, तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक सेल तो करी है, ठीक है। फिर उसके बाद डू यू हैव एनी इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब कि क्या आपने कोई ऐसी सप्लाई करी जो मेरे स्टेट को छोड़ के कहीं और है, वो भी किसको, अनरजिस्टर्ड को, कंपोजिशन को और यूआईएन को। अनरजिस्टर्ड मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। कंपोजिशन डीलर एक सेक्शन 10 है, मतलब हमारे लॉ में सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, एक स्कीम है कंपोजिशन, तो थोड़े बहुत बेनिफिट मिलते हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो क्या आप वो हो, या यूआईएन होल्डर, मतलब जो एम्बेसीज होती है हमारी, इंडियन एम्बेसी और सारे कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं, तो एम्बेसीज को यूआईएन होल्डर नंबर मिलता है, कि आप वो, तो आप तीनों पर्सन हो और मैंने वो सप्लाई इन तीनों में से किसी एक को करी है, तो मैं यहाँ पे इसको यस करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया, नो करूंगा। तीसरा, डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स परचेजिंग, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, पूरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, क्या अभी तो ऊपर वाली जो बात है वो सेल की है, डू यू मेड मतलब आपने कोई सप्लाई करी, यहाँ पे क्या तुम्हारा कोई भी ऐसा क्लेम है, क्या तुम्हारा कोई भी ऐसा अमाउंट है जो आपने परचेज करते टाइम दिया हो। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया, 100 रुपए का गुड्स खरीदा, 20 रुपए का टैक्स दिया, और 150 का बेचा और 30 रुपए का टैक्स लिया, तो मैंने बोला था ना कि एडजस्ट होगा, 30 रुपए से 20 रुपए में से माइनस करूंगा, 10 रुपए बचेंगे तब गवर्नमेंट को दूंगा। तो वही वाला जो 20 रुपए वाली एडजस्टमेंट है वो इसमें बता रहा है, क्या आपकी कोई है, तो मैंने बोला अगर होगी तो यस, नहीं होगी तो नो। तो अभी मेरी कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने कोई खरीदी नहीं है, तो मैं नो कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद डू यू हैव एनी नील रेटेड और एग्जम्प्ट सप्लाई, वैसे मैं इसको ना यस कर देता हूँ क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, परचेज सेल तो नॉर्मल सी एक बिजनेस में होती है, तो ये मेरा है नहीं, लेकिन मैं समझाऊंगा अंदर जाके कैसे क्या करना है, ठीक है। डू यू हैव एनी नील रेटेड सप्लाई एग्जम्प्ट सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, मतलब क्या आपने कोई ऐसी सप्लाई रिसीव करी, यहाँ पे मेड था, यहाँ पे रिसीव है, जिसमें नील रेटेड एग्जम्प्ट और ये सारी चीजें थी, तो मैंने बोला नहीं। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फी, क्या आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट और लेट फी लगा है, तो मैंने बोला नहीं। और इंटरेस्ट लेट फी कब लगता है, जब आप रिटर्न को लेट फाइल करो, क्या आपने रिटर्न गलत भर दी हो तो आपका क्या लगेगा, इंटरेस्ट और लेट पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और लास्ट वाला ऑटो पॉपुलेट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम पॉपुलेटेड, मतलब क्या आपकी कोई लायबिलिटी ड्यू है, ठीक है, कोई अगर लायबिलिटी ड्यू है तो ऑटोमेटिक आएगी, ये आपको यस नो करने का मौका देगा ही, गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैंने 2 पॉइंट यस किए और ये 2 पॉइंट की टेबल आ चुकी है, देखो 3.1 और 4, और यही मैं आपको पीछे दिखाता हूं, मैंने बी को यस किया तो टेबल आई 3.1, और यहाँ पे मैंने डी को यस किया तो टेबल आई टेबल 4, और यही आपका यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो एक बिजनेस में परचेज और सेल तो होती ही होती है, इसीलिए ये 2 पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले हम चलते हैं अपने आउटवर्ड सप्लाई पे, ओके किया। अब यहाँ देखते हैं 4 पॉइंट है, सॉरी 5 पॉइंट है। आउटवर्ड सप्लाई, जो आपने बोला कि कोई भी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है जिसपे टैक्स लगाओ, लेकिन अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जम्प्ट को छोड़ के, ठीक है। मतलब क्या आपने कोई ऐसी टैक्सेबल सप्लाई करी है इन 3 को छोड़ के, जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जम्प्ट, ठीक है। जीरो रेटेड होता है एक्सपोर्ट, अभी आप समझो। नील रेटेड होता है जिसपे आपका 0% का टैक्स हो, और एग्जम्प्ट मतलब वो गुड्स जीएसटी में कवर्ड है एज एन एग्जम्प्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा। तो क्या आपने कोई ऐसी सप्लाई करी है इन तीनों के अलावा, तो मैंने बोला यस करी है बिल्कुल। तो आपको उसकी डिटेल डालनी होगी अमाउंट के साथ। तो मेरा यहाँ पे जो अमाउंट है, और यहाँ पे देखो पूछ रहा है टोटल टैक्सेबल वैल्यू, मतलब कि आपका वो वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो मैंने बोला ये है 11612, ठीक है। और मैंने बाहर सप्लाई नहीं करी, मैंने विद इन स्टेट सप्लाई करी है। अगर बाहर करी होती तो इंटीग्रेटेड टैक्स लगता, लेकिन मैंने विद इन स्टेट करी है तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगेगा हाफ हाफ, 1045, ठीक है, 0.08। पूरा फ्रैक्शन डालिए, या आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद ऐसी कोई मेरी नीचे सप्लाई है नहीं, बट मैं नीचे बता रहा हूँ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, और मैंने भी बताया जीरो रेटेड का मतलब एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मतलब अपने स्टेट को छोड़ के, अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर। तो देखो अपनी कंट्री को छोड़ के जाऊंगा तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स नहीं लगता, इसलिए सिर्फ यही कॉलम हाईलाइट हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है, वैल्यू डालो और आप यहाँ पे अमाउंट डालो, बस। फिर उसके बाद अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड और एग्जम्प्ट। नील रेटेड मतलब 0%, एग्जम्प्ट मतलब वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है बिल्कुल, उसमें टैक्स लगना ही नहीं। तो भाई उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे इंटीग्रेटेड हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे बस,
फिर उसके बाद इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, अभी मैंने बताया ये तीनों है आउटवर्ड सप्लाई मतलब की गई है, मतलब सेल है। ये है इनवर्ड मतलब परचेज करी है, वो भी कौन सी, जिसमें रिवर्स चार्ज लगे, मतलब एज एन परचेजर, मतलब मैं परचेज करने वाला पर्सन टैक्स दूंगा। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, क्या पता मैंने विद इन स्टेट करी होगी तो भाई टैक्स सेंट्रल और स्टेट लगेगा, अगर आउट ऑफ द स्टेट करी होगी तो इंटीग्रेटेड लगेगा। और फिर मैं इसको करता हूँ कंफर्म, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक, इंटीग्रेटेड था नहीं तो सेंट्रल और ये आ गया। अब हम चलते हैं आईटीसी पे, वैसे मेरा कोई है नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपने जो परचेज करोगे उसको कैसे डालना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने कोई इंपोर्ट किया है गुड्स या सर्विस, देखो इंपोर्ट का मतलब है आउट ऑफ द इंडिया, कुछ सामान खरीदा या कोई सर्विस खरीदी, तो सामान खरीदूंगा तो यहाँ, सर्विस खरीदूंगा तो यहाँ, ठीक है। और सिर्फ अमाउंट डालना है टैक्स का, वैल्यू नहीं। जैसे मान लो 1 लाख का गुड्स खरीदा तो 1 लाख पे लग गया मान लो 18,000 का टैक्स, तो 18,000 बस। और ऑब्वियसली अपने स्टेट को छोड़ के किया तो इंटीग्रेटेड वाला ही हाईलाइट होगा, सेंट्रल और स्टेट हाईलाइट नहीं होगा। तो ये दो हम छोड़ देते हैं, मतलब वैसे सारे छोड़ेंगे ऑब्वियसली। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, मतलब कि क्या कोई ऐसी सप्लाई है जो रिवर्स चार्ज में है, वो भी इन दोनों को छोड़ के, बोल रहे हैं ना 1 और 2 को छोड़ के। तो इसके अलावा भी रिवर्स चार्ज में बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आप लोग उस सेक्शन को पढ़िएगा कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि काफी डीप कंसेप्ट है, इसके लिए अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी। बट अभी आप समझिए कि एज एन परचेजर मैं जिस पे टैक्स दूंगा वो, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है जो रिवर्स चार्ज में कवर होते हैं। तो फिर वो नॉर्मल है, इंटीग्रेटेड भी लग सकता है, सेंट्रल और स्टेट भी लग सकता है, तो सिर्फ यहाँ पे टैक्स की वैल्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी। अब आईएसडी क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीएसटी में एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अपना इनपुट बांट सकते हैं। मान लो उनका इनपुट एडजस्ट नहीं होता तो वो किसी और को बांट देते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, ऐसे ही कोई भी अपना इनपुट नहीं बांट सकता है, ठीक है। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग है, ये भी काफी डीप नॉलेज वाला टॉपिक है, तो हम इसको आगे कवर करेंगे। फिर इसके अलावा कोई भी टॉपिक, जैसे मैंने आपको बोला था कि वो 100 रुपए खरीदा 20 वाला, वो अपने स्टेट में था, तो इसके अलावा ये तो सारे के सारे स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं के लिए। लेकिन इसके अलावा जो भी, तो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं बाद में हटा दूंगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 500 रुपए, ठीक है। फिर इसके अलावा आ गया, टोटल यहाँ पे आ चुका है आईटीसी रिवर्स। किसी देखो यहाँ पे रूल्स हैं, अब ये भी लॉ का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, कुछ चीजें जिस पे आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा, तो आप वो अमाउंट यहाँ पे डालोगे। फिर उसके बाद कुछ चीजों पे आपको इनएलिजिबल होता है, मतलब वहां पे आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, सेक्शन भी लिखा हुआ है, तो उन चीजों में अगर आपने कुछ परचेज किया है तो आपको उनका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो देखो इसको मैं जैसे ही कंफर्म करूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 500 रुपए का ये आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि 1045 और 1045 में से 500 माइनस हो जाएगा। फिर मैं बाकी का मैं क्या करूंगा, पे ऑफ करूंगा। यहाँ पे आ रहा है प्रोसीड टू पेमेंट, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगा क्योंकि मेरा कोई भी अमाउंट नहीं है, ठीक है। इसको मैंने करते कंफर्म। तो अब हम चलते हैं प्रोसीड टू पेमेंट पे। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया था, ठीक है, बाकी और कोई पर्पस नहीं था। पहले हम इस रिटर्न को करेंगे सेव, तो रिक्वेस्ट हो गई है रिसीव, थोड़े टाइम रुकते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। प्रोसीड सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। फिर हम करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट, तो हम पेमेंट पे आ गए। तो ये आपका यहाँ पे लिखा होगा, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कैश लेजर, मतलब कि मैंने कुछ पेमेंट ज्यादा कर रखी थी, तो यहाँ पे उसका ना पेमेंट का अमाउंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके आ गया 190 रुपए, मतलब कि 1045 टोटल होगा 2090 में से 190 रुपए लेस हो जाएंगे, चाहे आप अभी देख लेना। नीचे देखते हैं 1045, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आएगा 95 रुपए, ये हो गया एडजस्ट, तो ये आपका हो गया 950 पेमेंट के लिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट चालान, ये आपका वही समरी है कि आपको कितना देना है और कितना आपका 95 एडजस्ट हो गया, तो आपका 950 और 950 रह गया पेमेंट के लिए, ठीक है। फिर आप करोगे यहाँ पे क्रिएट चालान, तो ये आपका हो जाएगा चालान क्रिएट, ये आप देख सकते हैं। पहले आपको चालान क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो 950 हो गया 1900। अब आप यहाँ पे पेमेंट के मेथड कर सकते हो,
ओवर द काउंटर बैंक में जाके काउंटर पे जमा करा सकते हो। एनईएफटी आरटीजीएस नेट वही फॉर्म भर के एनईएफटी आरटीजीएस का वहां से पेमेंट कर सकते हो। बट मैं नेट बैंकिंग से करूंगा, मतलब ऑनलाइन, तो मतलब ई पेमेंट पे टिक किया और जनरेट करते चलान मैंने। तो ये देखो ये आपका चलान जनरेट हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो पेमेंट करनी थी वो सेव कर दी है और ये चलान 26 तारीख तक वैलिड रहेगा, उसके बाद हो जाएगा एक्सपायर। मतलब कि फिर आपको फिर प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर चलान क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं। भाई मैं तो नेट बैंकिंग से करूंगा, तो नेट बैंकिंग को क्लिक कर लेते हैं। तो मैंने नेट बैंकिंग में क्लिक किया और मेरा यहाँ पे है ओरिएंटल बैंक। मैंने ओके किया, टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट किया और मेक पेमेंट पे क्लिक किया। अब ये मुझे ले जाएगा बैंक के पोर्टल पे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। बैंक के पोर्टल पे आ गए, लॉगिन, पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड देखना पड़ेगा मेरे को। ये हमने पासवर्ड डाला और ये कर दिया ओके, लॉगिन कर लिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो पेमेंट भी आ गई, सीजीएसटी एचजीएसटी की। कंटिन्यू किया, कोई नॉर्मल पेमेंट का तरीका, ये आपको पता ही होगा, नहीं भी पता तो आप देख लो। ये मैंने सबमिट किया और ये पेमेंट हो जाएगी आपकी सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्रोसीड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ना आपको ऑटो कंप्लीट करना है। ऑटो कंप्लीट का मतलब है कि अब ये यहाँ से कंप्लीट होके मुझे वापस थोड़ी देर में, थोड़ा टाइम लेगा और मुझे जीएसटी के पोर्टल पे ले जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा सा ऑटो कंप्लीट करके। तो ये देखो ये आप आ गए यहाँ पे। तो अब ये पेमेंट अभी गवर्नमेंट को नहीं गई है, ये पेमेंट है ना आपके पोर्टल में। जैसे आप क्या होता है, बैंक अकाउंट से आप पेटीएम में वॉलेट में डालते हो तो आपका पैसा वॉलेट में आ जाता है, फिर वॉलेट से आप जहां से पे करोगे तो वॉलेट से पे होगा। तो समझो अभी ये वॉलेट में आया पैसा, अभी गवर्नमेंट के पास नहीं गया है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ गए, तो देखो आप वहीं पे आ गए हो, क्रिएट चलान, वही सारी चीजें आ गई। बट इस बार आपको क्रिएट चलान नहीं करना, चलान हो चुका है क्रिएट। अब आप करोगे मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट लेजर, मतलब अब आपकी जो पेमेंट है जो आपने एड ऑन करके, समझो पेटीएम में, समझो पोर्टल पे, वो अब एडजस्ट हो जाएगी आपकी लायबिलिटी से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये बोल रहा है यू आर अबाउट एग्री टू क्लेम एंड यूटिलाइज एज इन रेलिवेंट अकाउंट डिडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब उसको हम यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब जो आपकी पेमेंट वहां एक्सेप्ट हो गई है, जो 950 रुपए एड ऑन हो गए, क्या उसको इस वाली पेमेंट से एडजस्ट कर दें? तो मैंने बोला यस ऑब्वियसली। तो यस किया तो देखो क्या आ रहा है, लायबिलिटी ऑफसेट एंड क्रेडिट क्लेम हैज बीन डन सक्सेसफुली। मतलब कि आपकी लायबिलिटी ऑफसेट मतलब सेट ऑफ हो गई है, मतलब सब कुछ खत्म, ओके हो गया। अब आप इस रिटर्न को करोगे फाइल, आ रहा है ऑप्शन प्रोसीड टू फाइल एंड टिक, वही सेम प्रोसेस। पर्सन लिया, ईवीसी पे क्लिक किया, आपका यहाँ पे आएगा ओटीपी और हम ओटीपी को देख लेते हैं, मोबाइल पे आया होगा ओटीपी। अब हम इसको डाल देते हैं। ओटीपी वेरीफाई, तो ये आपकी रिटर्न हो गई है फाइल। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, हर किसी के आजकल हर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है, उसको नीड होती है हर किसी चीज की, तो रिटर्न वगैरह की। तो आप लोग इस वीडियो के जरिए आप उसको अपना जो भी है अपना यूज करके आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटस आ चुका है फाइल का, मतलब कि रिटर्न हो गई है गवर्नमेंट के पास सबमिट। तो आप लोग इस वीडियो के जरिए अपने बिजनेस के खुद कुछ ना कुछ कंप्लायंस को खुद ही खुद फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और भी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे, बस आप साथ बनाइए रहिए और हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।